नमस्कार और आज के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे बात करेंगे एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले की। किसी भी बिजी एग्जीक्यूटिव या लीडर के लिए ये केस हमारी न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रम यानी हायरार्की को समझने की एक अल्टीमेट गाइड है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। हम कानूनी मिसाल देखेंगे, सुपरवाइजर और हेल्पर एनालॉजी को समझेंगे, मूल संरचना, समीक्षा का दायरा, अपील की नई प्रक्रिया और अंत में बात करेंगे प्रशासनिक रणनीति पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द प्राइमरी लीगल प्रेसिडेंट यानी प्राथमिक कानूनी मिसाल। देखिए, 42वें संशोधन के बाद जब संविधान में ट्रिब्यूनल्स को शामिल किया गया तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या ये ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स की जगह ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक बहुत ही सख्त कानूनी मिसाल पेश की। उन्होंने साफ कर दिया कि ट्रिब्यूनल सिर्फ पूरक यानी सप्लीमेंट्री संस्थाएं हैं। वे किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट का विकल्प नहीं बन सकते। हाई कोर्ट्स के जो स्थापित अधिकार है ना, उन्हें कोई भी ट्रिब्यूनल खत्म या बाईपास नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। अब आते हैं भाग 2 पर, सुपरवाइजर और हेल्पर एनालॉजी। इस पूरी व्यवस्था को एक सिंपल मैनेजमेंट मॉडल से समझते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां सुपरवाइजर की भूमिका में हैं। उनके पास पूर्ण संवैधानिक निगरानी का अधिकार है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल्स केवल हेल्पर्स हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वे कुछ खास प्रशासनिक विवादों को सुलझाएं और कोर्ट का वर्कलोड कम करें। उनका काम पूरे कोर्ट सिस्टम या डिपार्टमेंट पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हाईकोर्ट्स के अधिकार को सिर्फ एक कानून बदलकर क्यों नहीं छीना जा सकता? इसका सीधा सा जवाब है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। ये अदालतों का एक ऐसा बुनियादी अधिकार है जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे कोई छू भी नहीं सकता। 42वें संशोधन के जरिए हाईकोर्ट के इस अधिकार को खत्म करने की जो कोशिश हुई, वो सीधे सीधे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन थी। इसीलिए ट्रिब्यूनल्स को हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर रखना संवैधानिक रूप से एकदम नामुमकिन है। अब बात करते हैं भाग 4 की, ट्रिब्यूनल की समीक्षा का दायरा। अब इस दिलचस्प अंतर को देखिए। कानून की नज़र में इन हेल्पर्स यानी ट्रिब्यूनल्स की असल सीमाएं क्या हैं? क्या वो किसी अधीनस्थ नियम यानी सबॉर्डिनेट रूल की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वे उस मूल कानून या पेरेंट एक्ट की समीक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आसान भाषा में कहें तो ट्रिब्यूनल उस कानून को चुनौती नहीं दे सकते जिसने उन्हें खुद जन्म दिया है। भाग 5, अपील प्रक्रिया का फ्लो। इस केस ने भविष्य के लीगल अपील्स के लिए 2 बड़े प्रक्रियात्मक बदलाव किए हैं, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकता है। अब सबसे पहले ट्रिब्यूनल का फैसला आता है। अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। उसे पहले संबंधित हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता केवल हाई कोर्ट से होकर ही गुजरेगा। ट्रिब्यूनल से सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का शॉर्टकट अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अंत में भाग 6, भविष्य की प्रशासनिक रणनीति। किसी भी विवाद का प्रबंधन करने वाले व्यस्त अधिकारियों या लीडर्स के लिए इसके लॉन्ग टर्म परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हैं। भविष्य की प्रशासनिक रणनीति बनाते समय ये हमेशा याद रखना होगा कि ट्रिब्यूनल इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। लीगल टीम्स को इस सख्त अपील प्रक्रिया के अनुपालन के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। विशेष प्रशासनिक राहत के लिए ट्रिब्यूनल्स का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी कॉर्पोरेट लीगल स्ट्रैटेजी को हमेशा हाईकोर्ट की अंतिम संवैधानिक निगरानी को ध्यान में रखकर ही अलाइन करना होगा। तो आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, इस सुपरवाइजर और हेल्पर के स्पष्ट पदानुक्रम को समझकर भविष्य की प्रशासनिक और कानूनी प्लानिंग को कितना अधिक स्ट्रीमलाइन और कुशल बनाया जा सकता है। ये क्लैरिटी न केवल एक सही दिशा देती है, बल्कि लॉन्ग टर्म में काफी समय और संसाधन भी बचाती है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और इस अंतिम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।